नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आशा है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और टीआरई 4.0 के लिए जो है हम लोग बेसिकली जो सचिन सर का बुक है उस बुक का पूरा सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में चलते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि जो टीआरई है उसमें प्री प्लस मेंस होगा। ठीक है, प्री प्लस मेंस की बात कही गई है। तो ठीक है, ये क्या होगा वो तो आगे देखेंगे, लेकिन आपको पहले तो प्री पे फोकस करना है ना। प्री पास करिएगा तभी तो मेंस में जाइएगा। अब वो बताया गया है कि ये रिटन एग्ज़ाम है, लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है। बेसिकली हम लोग प्री के लिए अभी कर रहे हैं। बाकी वैसे मेंस के लिए अगर रिटन भी होगा ना, तो उसके लिए भी जो है आपके लिए होप स्टडी एकदम खड़ा है, आपकी एक बेहतर और अच्छी तैयारी करवाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट समय को बचाते हुए, आप लोग भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस वैकेंसी को लेकर के। तो मैं तो वही कहूँगा कि दोस्तों आप लोग हाथ से ये जाने मत दीजिए। जितना मेहनत करना है करके ये सिलेक्शन एक पोस्ट अपना इसमें आप लोग फिक्स करिए। ठीक है, तो वर्ल्ड आज हम लोग पूरा कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, ब्रह्मांड और सौरमंडल। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए, अधिकतम मतलब अप से याद रखिएगा, अपसौर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब PYQ ही है। देखिए, अपसौर को हम लोग एपीहेलियन कहते हैं, और इसमें जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, और ये स्थिति 4 जुलाई के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? मंगल जो है ये वृहद ग्रह नहीं है, यानी जाइंट प्लैनेट नहीं है। बाकी अगर हम वृहद ग्रह की बात करें तो सौर मंडल में टोटल 4 प्रमुख ग्रह हैं जो वृहद ग्रह हैं, जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इसको हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से भी दोस्तों हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, बुध का हो जाएगा। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हमारा बुध हो जाएगा। बुध की बात करें, मरकरी की सतह चंद्रमा की तरह गड्ढे से भरी हुई है। इसमें भी चंद्रमा की तरह वायुमंडल बहुत कम पाया जाता है। इसकी सतह पर स्वरूप और बनावट चंद्रमा से मिलती जुलती है, इसीलिए बुध को चंद्रमा का सदृश यानी मून लाइक प्लैनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य है एक, तो सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य एक तारा है, ये तो हमें पता है, क्योंकि तारा में जो है अपना ऊष्मा और क्या होना चाहिए, सूर्य मतलब तारा का एक अपना ऊष्मा जोन होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, तो पीला तारा हो जाएगा। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक पीला तारा है। देखिए, सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। इसे पीला तारा कहा जाता है क्योंकि इसके सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल के प्रकीर्णन के कारण पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मांड है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो पल्सर जो है ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हो जाएंगे। पल्सर की बात करें तो ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये अपने ध्रुवों से नियमित रूप से रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। इन तरंगों के पृथ्वी पर नियमित अंतराल पर पहुंचने के कारण इन्हें पल्सर कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे अत्यंत घने होते हैं और यह सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र जो है वो आकार और माप में पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को जो है हम लोग दोस्तों वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में लगभग 90 से 95% CO2 पाया जाता है। खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूर्य की दूरी कितनी है, अर्थात पृथ्वी का औसत मध्य दूरी कितना है? तो पृथ्वी का औसत मध्य दूरी दोस्तों 14,95,98,000 है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई कहते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 196, 146, 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है,
वहीं सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं हम लोग, जो बहुत दूर तक फैला होता है। सूर्य की दृश्यमान सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं और इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला है कि चुंबकीय तूफान क्या है। चुंबकीय तूफान खगोलीय पिंड के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की सतह से अत्यधिक ऊर्जा युक्त और वायु से निकलती है। यह सौर वायु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है। इस टकराव से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक गड़बड़ी उत्पन्न होती है और इस घटना को चुंबकीय तूफान कहा जाता है। इसमें उपचार, संचार, नेविगेशन प्रणाली और विद्युत ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। सौर कुंड निम्न में से किस संयोजन का संयोजन है। सौर कुंड की दोस्तों अगर बात करें तो सौर कुंड जो है ये सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचयन का जो है ये संयोजन हो जाएगा। सौर कुंड जो है ये ऊर्जा को संग्रहित और संचारित करने का एक तकनीक है। इसमें सूर्य की किरणें से प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित किया जाता है। सौर कुंड एक बड़े तालाब जैसा दिखाई देता है जिसमें नमक की परतें बनाई जाती है। ये परतें ऊष्मा को नीचे की परत में फैलाकर संचारित रखती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो विश्व का भूगोल है, यानी अक्षांश और देशांतर की रेखाएं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच मध्य समय GMT भारतीय मानक समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा हमारा सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार माना गया है और ये यूपी के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है। पूरे भारत में एक ही जो है वो IST को लागू किया गया है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पर तो सही जवाब हमारा जो है 43 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है एक तो चपटा है और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। तो इस दोनों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो इसकी संख्या 189 होती है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 89 डिग्री नॉर्थ तक कुल 89 अक्षांश होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो है 89 डिग्री साउथ तक 89 अक्षांश होते हैं। और एक हो गया आपका भूमध्य रेखा, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 89 और एक हो गया ना, तो इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा 9 1 10 19 का 9 हाथ में 1, ये टोटल 189 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय ज्ञात कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12 बजे का समय हो। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी 360 देशांतर में जो है 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी टोटल घूम जाती है। तो अगर हम इसमें 24 से भाग देंगे तो एक डिग्री देशांतर का जो मान है हमको 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 4 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूरब की ओर जाएंगे तो ये समय हमारा क्या है, ये बढ़ेगा ना। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 90 डिग्री गुने 4 मिनट बराबर 360 मिनट हो गया। 360 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो हमारा 6 घंटा आगे हो जाएगा, यानी 12 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा दोस्तों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं कि कौन सा शीत कटिबंध में आता है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है शीत कटिबंध, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। 66.5 डिग्री उत्तरी और उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र ये हो जाएगा। और दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र नहीं, ये नहीं होगा हमारा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का स्थित क्षेत्र ए और सी हो जाएगा। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ बोल रहा है कि 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा। तो फिर अगेन इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
अभी हमने देखा था कि जो पृथ्वी जो है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में टोटल जो है 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कह रहा है 30 डिग्री पूरब, तो हम 30 डिग्री पूरब को 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट को हम लोग घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो हमारा 2 घंटा आ जाएगा। पूरब में है तो इसीलिए ये समय जुड़ जाएगा। वहीं पश्चिम में अगर होता तो हम लोग घटाते, लेकिन पूरब में है इसीलिए जोड़ देंगे। तो 12 में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए कि जब सूर्य मकर रेखा के ऊर्ध्वाधर दिशा में चमकते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जब सूर्य मकर रेखा के ऊर्ध्वाधर दिशा में चमकेगा तो आर्कटिक प्रदेश के रातें 24 घंटे के लिए बराबर हो जाएंगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जुलाई के आरंभ की अपेक्षा जनवरी के आरंभ में पृथ्वी थोड़ी सूर्य के निकट होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बल्कि ये दूर नहीं, ये निकट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा, सही नहीं है, तो एक मिनट, तो सही नहीं, ऑप्शन सी हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा विश्व के महाद्वीप, देश और राजधानी एवं सीमाएं। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो तेहरान जो है एलब्रूज पर्वत पर स्थित है। तेहरान की बात करें तो ये ईरान की राजधानी है और यह एलब्रूज पर्वत श्रेणी के तल पर स्थित है। ईरान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। एलब्रूज पर्वत की बात करें तो ये कैस्पियन सागर और दक्षिण में, ये इसका फैलाव कैस्पियन सागर के दक्षिण में फैला हुआ है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती है। किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और ये जो है ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, घाना के तट पर सोने के प्लेसर जमा पाए जाते हैं तथा ब्राज़ील में सोने के खनिज की शिराएं पाई जाती है। ये समानता महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत से इसमें समानताएं पाई समझाई जाती है। पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा थे, बाद में प्लेट विवर्तनकी के कारण ये अलग हो गए। यूएई संघीय राज्य है। तो यूएई की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैवेन, फुजेरा, रस अल खैमह, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट थोड़ा टफ कर दिया, इसको इतना नहीं जाना चाहिए था। आपको ये ध्यान रखना है कि अबू धाबी की जो राजधानी यूएई की जो है वो राजधानी है अबू धाबी, और यूएई की स्थापना जो है 1971 में 2 दिसंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसको अब थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 11,000 प्लस हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ तो एनसीईआरटी से बनाया गया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी टिक कर देते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें 11,009 आई थिंक ऐसे ही है कुछ। ठीक है, तो इसमें हम इस चीज़ को भी हम नहीं देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि मैकमोहन रेखा डैश के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में हो जाएगा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत चीन के बीच में है और 1914 के शिमला समझौता के दौरान ये निर्धारित किया गया था। ये मेनली बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है और चीन जो है इसको नहीं मानता है। भारत के अनुसार यह रेखा भारत चीन की पूर्वी सीमा को दर्शाता है। सिक्किम को छूने वाला कौन सा एक राज्य है। तो सिक्किम को जो दिए गए विकल्प में पश्चिम बंगाल छूता है। सिक्किम भारत का एक छोटा हिमालयी राज्य है और सिक्किम की सीमाएं तीन देश से लगता है, जिसमें पहला जो है आपका नेपाल हो जाएगा, दूसरा आपका जो है वो भूटान हो जाएगा और तीसरा जो है आपका वो चीन हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो केवल पश्चिम बंगाल से जो है भूटान की सीमा लगती है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक महत्वपूर्ण स्थल है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक है और यह पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में स्थित है।
हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया? क्योंकि भारतीयों ने इसकी खोज की? नहीं। क्योंकि यह भारत के पास है? नहीं। क्योंकि यह महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे का जो क्षेत्र है इसको हम लोग जो है हिंद महासागर के नाम से, हिंद ओशन के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। ये भारत की तटरेखा इस महासागर के साथ लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। प्राचीन काल में भारत की समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत व्यापक थी। इसी कारण से इसे भारत को इंडियन ओशियन कहा गया, इस महासागर को इंडियन ओशियन कहा गया था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे भूगार्भिक इतिहास और एवं शैल तंत्र। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो सबसे कम हिमरेखा जो है वो आल्प्स क्षेत्र का हो जाएगा। देखिए आल्प्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो हिमरेखा की बात करें तो वह ऊंचाई है जिसके ऊपर बर्फ जो है वो एनी टाइम यानी वर्ष भर जमी रहती है। उच्च अक्षांशों में हिमरेखा अपेक्षाकृत नीचे होता है। आल्प्स पर्वत में हिमरेखा लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, जबकि हिमालय में यह लगभग 4500 मीटर के आसपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो ये जो है हमारा खनिज की अगर दोस्तों बात करें तो खनिज जो है अवसादी, रूपांतरित, अग्नेय तीनों चट्टान में पाया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाती हैं, जिसमें पहला आग्नेय चट्टान हो गया जिसमें लोहा, निकेल, तांबा मिलेगा। अवसादी में आपको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलेगा। रूपांतरित में आपको ग्रेफाइट और संगमरमर जैसे खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को जो हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की बाहरी परत स्थल मंडल कई प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेट नीचे स्थित मेंटल की गति के कारण धीरे धीरे चलती है और इस सिद्धांत को प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। इसी के कारण जो है भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती है। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो शैल हमारा अवसादी शैल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसादी शैल परतों के रूप में जमने के कारण इसकी निर्माण होती है और इसमें प्राचीन जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं और पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग जो है अवसादी चट्टान से ढका हुआ है। आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती है। कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है? तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारा बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस दोनों जो है ये आर्कियन चट्टान का जो है एक प्रकार है। तो ऑप्शन सी चार्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आर्कियन चट्टान है ये प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 भाग को जो है ये कवर करता है और बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस दोनों आर्कियन चट्टान के प्रमुख उदाहरण हैं। इन चट्टानों का विस्तार देखिएगा तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान के भाग में पाया जाता है। नाइस चट्टानें सामान्यतः कठोर, रूपांतरित और खनिज संसाधनों से समृद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्यों में समूह में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है हमारा ये यूपी, पंजाब, बिहार और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्कियन चट्टानें पृथ्वी की सबसे प्राचीन क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टान है। ये प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान में इसका विस्तार मिलता है। और उत्तर भारत के मैदान और हिमालयी क्षेत्रों में इनका वितरण बहुत कम या नहीं के बराबर है। इसीलिए यूपी, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये सब इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानें सतह कहलाती है, तो वो जो है फेल्सेनमीर कहलाती है। पर्वत फेल्सेनमीर जो है ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थरों का समुद्र। यह पर्वत शिखरों पर पाई जाने वाली चट्टानों का विस्तृत सतह को दर्शाता है। इसका निर्माण जो है वेदरिंग और भौतिक विघटन से होता है। सामान्यतः ठंडे
पर्वतीय क्षेत्र में जो है आपको फैल्सेनमीर पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा एक गर्म रेगिस्तान है और दोस्तों सहारा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग हम बात करें तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला है। सहारा मरुस्थल टोटल 10 देशों में फैला हुआ है, अल्जीरिया, नामीबिया, मिस्र आदि में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो अरावली जो है ये अरावली और हमारा यहाँ पर दोस्तों एंडीज जो है ये तो हमारा युवा वलित पर्वत है, लेकिन अरावली और अल्पेशियन जो है ये अवशिष्ट वलित पर्वत हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो युवा वलित पर्वत हाल ही में बने ऊंचे और तीखे पर्वत होते हैं, जैसे एंडीज और हिमालय। अरावली और अल्पेशियन बहुत पुराने पर्वत हैं, इन्हें प्राचीन वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है? निचली गोंडवाना प्रणाली का सबसे नवीन श्रृंखला जो है हमारा वो पंचेत श्रृंखला हो जाएगा। गोंडवाना प्रणाली भारत की महत्वपूर्ण अवसादी शैल श्रृंखला है और निचली गोंडवाना के प्रमुख तलचर, दामोदा और पंचेत श्रृंखला पाई जाती है। इनमें पंचेत श्रृंखला निचली गोंडवाना की सबसे नवीन श्रृंखला मानी जाती है। इसका नाम पश्चिम बंगाल के पंचेत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ऊपरी गोंडवाना में उमरिया, जबलपुर, राजमहल तथा महादेव उपक्रम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो वो हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा। दोस्तों पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है भारत का एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसा क्षेत्र होता है जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अनेक स्थानिक प्रजाति पाई जाती है। भारत में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट देखें तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र में से एक है। यहाँ पर अनेक दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है। भारत में क्रेवास डैश काल में निक्षेप, भारत में क्रेवास की बात करें तो ये आपका जो है ये प्लाइस्टोसीन काल में जो है इसका निक्षेप हुआ है। क्रेवास प्लाइस्टोसीन काल में अवसादी निक्षेप है। ये मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। क्रेवास करेवा निक्षेप में मिट्टी, बालू, कंकर और झीलों में अवसाद पाए जाते हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से केसर की खेती के लिए जो है क्रेवास का क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इन निक्षेपों का निर्माण हिमनदों द्वारा लाए गए मोरेन और झीलों के अवसाद से हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हमारा सही जवाब हो जाएगा और इसकी लंबाई जो है लगभग 1722 मीटर है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित हो जाएगा। गुरु शिखर माउंट आबू के पास स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी एवं भूकंप। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो अगर हम देखें तो भूभ्रंश मूलक भूकंप जो है ये अत्यधिक जो है ये गंभीर और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। भ्रंश मूलक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक प्लेटों के खिसकने से उत्पन्न होता है। प्लेट विवर्तनिकी से ये जुड़े होते हैं और इसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है जिससे भारी विनाश होता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? तो जो धुआंरे हैं यानी वतिमुख है वो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक माना जाता है। धुआंरे जो है ज्वालामुखी का अंतिम चरण की गतिविधि है। इसमें से गर्म गैस और भाप निकलती है। यह ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत होने का संकेत देती है। टफ किससे संबंधित है? टफ जो है दोस्तों ये ज्वालामुखी राख से इसका संबंध हो जाएगा। टफ ज्वालामुखी राख से बना एक प्रकार का आग्नेय शेल है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकली राख के जमने से होता है। इसका निर्माण सामग्री के रूप में जो टफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि भ्रंश एस्कार्प होता है। भ्रंश एस्कार्प जो है ये विवर्तनिकी में होता है। देखिए भ्रंश एस्कार्प जो है यानी फॉल्ट एस्कार्प विवर्तनिकी गतिविधियों से बनने वाला ढालदार क्षेत्र है। यह पृथ्वी की सतह पर भ्रंश के कारण बनता है। इसमें चट्टानों के खिसकने से ऊंचाई में अंतर बन जाता है। यह अक्सर भूकंप से जुड़ा होता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारे सामने कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन से करते हैं, तो वो हमारा सिस्मोग्राफ सही जवाब हो जाएगा। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने वाला एक उपकरण है। यह पृथ्वी के कंपन को रिकॉर्ड करता है। भूकंप की तीव्रता और परिमाप का जो है हम सिस्मोग्राफ से पता लगाते हैं। भूकंप विज्ञान, जिसमें हम लोग भूकंप से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा होता है, तो भूकंप का जो तीव्रता का मापन है वो सिस्मोग्राफ मशीन से होता है। अगला है कि रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है, तो ये भूकंप का जो है मापक का पैमाना हो जाएगा। इसका विकास जो है रिएक्टर स्केल का जो विकास है ये चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा किया गया था और ये भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को दर्शाता है और ये एक लघु गणितीय पैमाना है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पे वो हमारा मार्केली पैमाना हो जाएगा। दोस्तों मार्केली पैमाना जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग इसका किया जाता है और भूकंप के प्रभाव जैसे क्षति और मानवीय अनुभव पर ये आधारित होता है। इसमें बात करें तो 1 से 12 तक स्केलिंग किया जाता है, जबकि रिएक्टर स्केल में भूकंप का हम लोग परिणाम मापते हैं। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पी अनुप्रस्थ है, सही स्टेटमेंट है। धरातल पर उद्गम के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन भूकंप की भविष्यवाणी का एक तरीका है, सभी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 से अधिक यहाँ पर, ठीक है। बात करें तो भूकंप के दौरान 3 तरंगें निकलती है, पी, एस और एल। पी वेव्स जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि सबसे पहले दर्ज जो है वो पी वेव्स को ही दर्ज किया जाता है। मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों मेरापी ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित हो जाएगा। बात करें मेरापी ज्वालामुखी का तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, जावा द्वीप पर ये स्थित हो जाएगा और ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्बलता मंडल के भूकंपीय तरंगों की गति में कमी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दाब में कमी, दाब में वृद्धि, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक आ गया अपवाह एवं नदियों के स्थित नगर, झील एवं जलप्रपात। दोस्तों थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का कोशिश करिएगा। ये तो बिल्कुल नहीं विजुअल है, तो इसको हम काट देते हैं, ये नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी संपर्क पैसिफिक बेल्ट में नहीं आता है, तो पैसिफिक बेल्ट में जो है माउंट विसुवियस नहीं आता है। देखिए माउंट विसुवियस की बात करें तो जो माउंट विसुवियस है वो इटली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भूकंप के निम्न में से कौन सी लहरें सबसे विध्वंसकारी होती है, तो एल लहरें होती हैं। एल लहरें भूकंप की सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे हैं। इन्हें धरातलीय तरंग भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। इन तरंगों का प्रभाव भूकंप के केंद्र के निकट क्षेत्रों में अधिक होता है। ये तरंग भूमि को क्षैतिज दिशा में हिलाती हैं, जिससे इमारतों को अधिक नुकसान होता है। कौन सी उथली झील है? दिए गए विकल्प में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो खाड़ी झील है, खाड़ी झील एक उथली झील का एग्जाम्पल है। उथली झील सामान्यतः प्लाया झील के नाम से भी जाना जाता है और खाड़ी झील इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विक्टोरिया झील के संबंध में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर बोला गया है कि विक्टोरिया झील सतह क्षेत्रफल के अनुसार यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विक्टोरिया झील जो है विश्व का सबसे बड़ा मतलब पहले नंबर पर है, यानी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, स्टेटमेंट सही है। इसकी सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। इसमें देखेंगे तो जो विक्टोरिया झील है उसका तंजानिया, युगांडा और रवांडा से लगता है। केन्या दे दिया, केन्या से नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें निकलने वाली एकमात्र नदी नील है जो युगांडा के जिंजा में से निकलती है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन गलत पूछा है तो पहला, तीसरा यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
लेक सुपीरियर के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमारे सामने कि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, विक्टोरिया हो जाएगा, तो सुपीरियर तो गलत ही हो गया। यह कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा पर है, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, लेक सुपीरियर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है और ये ग्रेट लेक्स जिसमें 5 लेक आते हैं उसका एक हिस्सा है। इसमें 5 झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर झील सतह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो यहाँ पर देखेंगे तो वेनेजुएला जो है ये अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा हो जाएगा। अमेजन नदी विश्व की सबसे विशाल जल प्रणाली वाली नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राज़ील सहित कई देशों से होकर गुजरती है ये। ठीक है। अंत में अटलांटिक महासागर में गिरती है। पूछा है कि नदियों और उनकी उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है कि जो झेलम है ये शेषनाग से निकलता है, स्टेटमेंट सही है। हिमाचल प्रदेश के बंगाल बेसिन के पहाड़ों से ब्यास, देखिए ब्यास की बात करें तो ये आपका रोहतांग दर्रा से निकलता है। ठीक है। ब्यास कहाँ से निकलता है? ये आपका रोहतांग दर्रा से निकलता है, दूसरा ही गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चेनाब लाहौल के बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, ये स्टेटमेंट सही है। ब्यास सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। वास्तविक उद्गम जो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से माना जाता है। यह नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे चलकर यह पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है। रीवा के दक्षिण भाग में खेंजुआ पहाड़ी श्रृंखलाओं में सोन नदी का बहना डैश का एक उत्तम, तो जो सोन नदी का जो बहना है खेंजुआ पहाड़ी में, तो ये एक अध्यारोपित नदी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी गंगा की एक प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। लंबाई 811 किलोमीटर के और 784 के बीच माना जाता है। रीवा के दक्षिण भाग में खोंजुआ पर्वत श्रृंखलाओं को काटते हुए इसका प्रवाह अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदियाँ अपनी प्रारंभिक प्रवाह दिशा को बनाए रखने के लिए नई भू आकृति संरचनाओं को काटकर आगे बढ़ती है। कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास से हुआ है? तो महाबलेश्वर से जो है वो कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के सतारा जिला के महाबलेश्वर से होता है। पूरब की दिशा में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदी तो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं एवं महासागर। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? तो एल नीनो की जो धारा है ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक जलवायु घटना है। इसमें समुद्र की सतह पर तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। यह वैश्विक मौसम प्रणाली जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है और इसका प्रभाव जो है मानसून और वर्षा पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के कारण महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति होती है? तो महाद्वीपीय सीमांत के साथ साधारण भ्रंश के कारण जो है महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति होती है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों के किनारों पर उथला जो है समुद्री भाग होता है और इसका निर्माण मुख्यतः महाद्वीपीय सीमांत के धीरे धीरे धंसने से होता है। इस प्रक्रिया के कारण तट के पास समुद्र का उथला क्षेत्र बन जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट समुद्री संसाधन जैसे मछली, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण है। यह महासागर और महाद्वीप के बीच के संक्रमण का क्षेत्र का कार्य करता है। खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न ऊंचाई वाले द्वीप कहलाते हैं। तो खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों में जो है निम्न ऊंचाई वाले द्वीप को हम लोग निम्न द्वीप के नाम से जानते हैं। गयोट की बात करें तो समुद्र के भीतर स्थित समतल शीर्ष वाला ज्वालामुखी पर्वत होता है। इसका शीर्ष भाग अक्सर समुद्र तल से नीचे या बहुत कम ऊंचाई पर होता है। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। समय के साथ इसका ऊपरी भाग कटाव होकर समतल हो जाता है। कभी कभी निम्न द्वीप या समतल शीर्ष समुद्री पर्वत भी इसको कहे जाते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा जल संधियाँ एवं महासागरीय गर्त। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और ये मानव निर्मित जल मार्ग है जो पनामा देश में स्थित है। अगला टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। वायुमंडल जो है दोस्तों ये अपना अधिकतम ऊर्जा जो है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों के द्वारा अपना अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। वायुमंडल का सबसे अधिक ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ पार्थिव विकिरण से मिलती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा लघु तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी इस ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में छोड़ती है और वही विकिरण वायुमंडल को गर्म करता है और ऊष्मा संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्रोत है? तो समुद्री पौधे का प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशेष रूप से बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन सबसे अधिक ऑक्सीजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का लगभग 50 से 70% जो है वो महासागर में होता है। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन जो है ये उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करती है। तो ओजोन जो है ये बेसिकली लघु तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करती है, ये गलत हो जाएगा। यह वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस है। ओजोन जो है ये एक अस्थायी प्रकार का गैस है, वायुमंडल में पाया जाता है, गलत हो जाएगा। यह मध्यमंडल में पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओजोन जो है ये पराबैंगनिक विकिरण को अवशोषित करती है। यह समताप मंडल में पाया जाता है, अस्थायी नहीं है, बता दिया मैंने, और ये यूवी रेस से हमको बचाता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% हमारा सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अन्य गैस में ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सभी मिलकर वायुमंडलीय संरचना बनाते हैं। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो वो हमारा समताप मंडल सही जवाब हो जाएगा। समताप मंडल में हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। समताप मंडल में क्योंकि मौसमी संबंधी घटनाएं बहुत कम होती है, इसीलिए ये उड़ान के लिए काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो अगर हम बात करें तो मध्यमंडल का जो दोस्तों तापमान है ये सबसे कम हो जाएगा। मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। यहाँ पर तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और जो मध्यमंडल का जो क्षेत्र हम देखें तो ये 50 से 85 किलोमीटर के ऊंचाई तक ये फैली हुई है और यहाँ पर जो है उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, यही जो है क्रम सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, लोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। डॉब्सन इकाई के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ओजोन संकेंद्रण को जो है परिभाषित किया जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इस इकाई में इसको जो है हम लोग डॉब्सन यूनिट के रूप में भी जानते हैं। एक डॉब्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होता है। इसका जो उपयोग है मुख्यतः समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कथन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल की परत को पहचाने जिसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ओजोन गैस की परतें हैं। तो समताप मंडल में जो है दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है और इसमें ओजोन परत पाया जाता है। ये 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यदि कोई वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या होगा? दोस्तों अगर कोई भी अगर हम बात करें कि कोई भी अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो अगर वायुमंडल ही नहीं रहेगा पृथ्वी पे तो इसका सबसे बड़ा जो है औसत तापमान पे ये प्रभाव पड़ेगा कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है ये पानी के हिमांक से भी कम हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल गैस का आवरण होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैस विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बनाए रखने में मदद करती है और यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी की सतह से ऊष्मा अंतरिक्ष में तेजी से निकल जाएगा, इसीलिए पृथ्वी का औसत तापमान पानी के हिमांक से भी नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन। पहला यहाँ पे बताया गया कि फान, चिनूक, मिंस्टल, घाटी हवा, दैनिक, इसको मिलान करना है हमको बेसिकली। देखिए फान जो है दोस्तों, फान हमारा जो है ये एक गर्म स्थानीय पवन हो जाएगा। चिनूक की बात करें तो ये यूएसए में बहती है और बर्फ़ खाने वाला हवा है। ये क्या है, बर्फ़ खाने वाला हवा हो जाएगा। मिस्टल की बात करें तो ये ठंडी हवा है और घाटी हवा की बात करें तो ये दैनिक हवा है। यानी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलने वाली हवा कौन सी है, तो वो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ हमारा सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा लाते हैं। इससे हिमालय क्षेत्र में हिमपात भी होता है और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति क्षेत्र डैश है, तो जो हमारा पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है ये पश्चिमी विक्षोभ का क्षेत्र है। पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। एक प्रकार का बही उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ये, और ये हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलकर उत्तर पश्चिम तक भारत में पहुंचती है। इसके कारण शीतकाल में वर्षा हिमपात होता है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू में। मानक स्थितियां में हवा का घनत्व डैश तक रहता है। मानक यानी अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें तो एयर का डेंसिटी जो है वो 1.226 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु का घनत्व किसी निश्चित आयतन में वायु के द्रव्यमान को दर्शाता है। मानक तापमान और दाब एसटीपी पर वायु का घनत्व लगभग 1.226 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। वायु का घनत्व मुख्यतः तापमान, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। तापमान बढ़ने पर वायु का घनत्व जो है ये कम हो जाता है। घनत्व को समानतः हम लोग ऐसे दिखाते हैं जिसको हम लोग रो कहते हैं, RHO रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों के बीच होता है। तो शीतकालीन क्षेत्र जो है दोस्तों हमारा वो 23.5 से 66.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कर्क रेखा और मकर रेखा और आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें ना तो बिल्कुल सीधी और ना ही अधिक तिरछी पड़ती है। यहाँ का तापमान जो है वो मध्यम रहता है। इसी कारण से जो है ये इस क्षेत्र को समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक हवा द्रव्यमान के मिलने के क्षेत्र को डैश कहते हैं। तो इसको हम लोग अग्रभाग यानी फ्रंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रंट के नाम से जानते हैं। 2 या 2 से अधिक हवा द्रव्यमान के मिलने के क्षेत्र को हम लोग फ्रंट के नाम से जानते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रक्रिया को जो है हम लोग फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण, अवरुद्ध और स्थिर वाताग्र। शीत वाताग्र में ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर उठाती है। अगला टॉपिक है जलवायु एवं घास के मैदान। बिखरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? बिखरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को सवाना घास का मैदान कहते हैं। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें घास के साथ छिटपुट वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्यतः अफ्रीका में आपको ये पाया जाएगा जहाँ मौसमी ये वर्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीवोम को चैपरल कहा जाता है? चैपरेल की बात करें तो जो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन है इसी को हम लोग जो है वो चैपरेल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चैपरल एक भूमध्य सागरीय जीवोम है या जैवम है या जीनोम है। यहाँ झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है। इसकी जलवायु गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और हल्की सर्दियाँ होती है। इसका प्रमुख क्षेत्र अगर हम बात करें यानी चैपरल का क्षेत्र कैलिफोर्निया, चिली, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मृदा संस्तरण स्थिति में आर परत डैश का प्रतिनिधित्व करती है। तो आर परत जो है वो कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स यानी संघनित चट्टानों को का प्रतिनिधित्व करती है। मृदा प्रोफाइल में परत की बात करें तो ओ, ए, बी, सी और आर होता है। आर सबसे नीचे की परत होती है और ये परत ठोस और सघन मूल चट्टान का प्रतिनिधित्व करती है। इस परत के ऊपर सी संस्तर होता है जिसमें अपक्षित जनक सामग्री पाई जाती है। मृदा का निर्माण मुख्यतः जनक चट्टान के अपक्षय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में जो है वो कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। कैंटरबरी घास भूमि न्यूजीलैंड में पाई जाती है और ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में घास भूमि अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पंपास जो है ये अर्जेंटीना और प्रेरी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका वेल्ड और दक्षिणी क्षेत्र। इसी प्रकार डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला घास का मैदान है। प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है तो ये उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। प्रेरी का जो घास है ये समशीतोष्ण घास भूमि का एक उदाहरण है और ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इन घास भूमि की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, इसीलिए यहाँ कृषि व्यापक रूप से की जाती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में घास भूमि अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पंपास जो है ये दक्षिण अमेरिका, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका और स्टेपी जो है मध्य एशिया में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वन एवं मृदा। मरुभित निम्नलिखित में से किस वन में पाया जाता है? तो ये मरुस्थलीय वन में मरुद्भिद पाया जाएगा। मरुद्भिद जिसको हम लोग जीरोफाइटस वे पौधे होते हैं जो शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों और जल के कमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। इनमें जल संरक्षण के लिए विशेष संरचनाएं होती है, जैसे कांटे और मोटे तने। ये पौधे दीर्घकालीन सूखे को भी सहन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तब जो है गली कटाव होता है, यानी गली इरोजन होता है। जब वर्षा का पानी तेज गति से बहता है तो मिट्टी को काटकर गहरी नालियां बना देता है। इस प्रक्रिया को गली कटाव जो है वो हम लोग कहते हैं। यह सामान्यतः चिकनी मिट्टी और ढाल वाले क्षेत्र में अधिक होता है। इसमें भूमि का जो इससे जो है भूमि बंजर और कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। निक्षालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? निक्षालन की प्रक्रिया जो है ये भारी वर्षा, खनिज और मिट्टी और पेड़ पौधे की जड़ें तीनों से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कि मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, निक्षालन यानी लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें घुलनशील पदार्थ मिट्टी के ऊपरी परत से नीचे की परत में चले जाते हैं और ये जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मिट्टी के खनिज तत्व नीचे चले जाते हैं और पौधे की जड़ों को कम उपलब्ध होते हैं। और निक्षालन यानी लीचिंग प्रोसेस जो है इससे बेसिकली लेटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाएगी। मिट्टी के निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये अभी जैसे मैंने आपको बताया, अपक्षय हमारा वेदरिंग प्रोसेस से जो है मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी सॉइल का निर्माण जो है वेदरिंग प्रोसेस से होता है और अपक्षय में चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं से टूटती है। टूटे हुए कणों में खनिज और जैविक पदार्थ मिलकर मिट्टी बनाते हैं और समय के साथ यह प्रक्रिया मृदा निर्माण को विकसित करता है। आरक्षित वन वे वन हैं जहां पर शिकार करना और पशुओं को चराना प्रतिबंधित हो जाएगा। आरक्षित वन भारत में वन संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी मानी जाती है। यहाँ पर शिकार और पशुओं को चराना प्रतिबंधित है। भारत का अधिकांश वन और वन्यजीव सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जंगलों में महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं? तो महोगनी का जो पेड़ है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। महोगनी की अगर हम बात करें तो ये एक कठोर लकड़ी देने वाला वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये पाया जाएगा और यहाँ पर वर्ष भर अधिक वर्षा और उच्च तापमान पाया जाता है। महोगनी की लकड़ी मजबूत, टिकाऊ और चमकदार होती है। इसका उपयोग फर्नीचर, सजावटी वस्तु और जहाज निर्माण में भी किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होगा, अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है हमारा यहाँ पे, ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब समाप्त होने वाला चीज़ है, यानी ये अनवीकरणीय का एग्जाम्पल है। नवीकरणीय जो प्राकृतिक रूप से पुनः उपलब्ध होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन जो है ये अनवीकरणीय का स्रोत है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन जो है दोस्तों, ये बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस की अगर बात करें तो इसमें मीथेन इसमें लगभग 50 से 70% पाया जाता है। इसके अलावा CO2 और अन्य गैस भी होती है। बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत मतलब जो परंपरागत नहीं है, यानी परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ये तीनों जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क है। इसके प्रमुख भंडार ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत में पाए जाते हैं। भारत में उड़ीसा की बात करें तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत का उड़ीसा राज्य करता है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन जो है ये गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल्स फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण लाखों वर्ष में जैविक अवशेषों से होता है। निरंतर उपयोग से ये समाप्त हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें जो है गैर नवीकरणीय संसाधन हम लोग कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन में इसका व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपटी का जो मुख्य खनिज घटक है वो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महासागरीय परपटी को सीमा भी कहा जाता है, जिसमें SI से सिलिका, MA से मैग्नीशियम हो जाएगा। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर है। इसके विपरीत महाद्वीपीय परपटी पे सियाल पाया जाता है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम प्रमुख होते हैं। दल्ली राजहरा लौह अयस्क खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो दल्ली राजहरा लौह अयस्क की खदान है ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख खदान है। ये खदानें मुख्यतः दुर्ग, बलौद क्षेत्र में पाई जाती है, और यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जो भिलाई है छत्तीसगढ़ संयंत्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट डैश खनिज के लिए प्रमुख है। तो ये माइका के लिए जो है कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट जो है ये माइका के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है जो माइका का जो ये क्षेत्र है, मतलब कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, ये क्षेत्र झारखंड और बिहार के सीमा के आसपास स्थित है। भारत के पहले विश्व का प्रमुख माइका उत्पादक देश जो है वो रहा है। माइका का उपयोग विद्युत उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंसुलेशन में किया जाता है। कोडरमा को कभी कभी माइका की राजधानी भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव प्रजातियाँ। अनादिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा नॉन प्रीमेंट सेटलमेंट जो होता है इसको हम लोग इनफॉर्मल सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, यानी अनादिवासी बस्तियां जो है ये औपचारिक बस्तियां के नाम से जानी जाती है। अगला है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो ये जो है हमारा अफ्रीका की रिफ्ट वैली हो जाएगा। अफ्रीका में लिख देता हूँ, जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र पूछा है, तो ये जो है हमारा ये अफ्रीका का रिफ्ट घाटी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा? तो ये बढ़ेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब भारत में सबसे पहले नेग्रिटो आए, वे अब निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, भारत में जो नेग्रिटो है वर्तमान में ये अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन मानव समूह में नेग्रिटो जाति को माना जाता है और ये अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर तहसील में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है मेनली गद्दी जनजाति पाया जाता है। भरमौर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पे गद्दी जनजाति निवास करती है। गद्दी जनजाति जो है ये अर्ध घुमंतू जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ये लोग पशुपालन और ऊन उत्पादन से जुड़े होते हैं। ये लोग अपनी गद्दियाली भाषा और विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। सुनहरा रेशा अभिप्राय है, तो ये कॉटन से हो जाएगा, सॉरी कॉटन नहीं जूट हो जाएगा ना, रेशा जूट हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। जूट को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसका रंग हल्का सुनहरा और चमकदार होता है। जूट से बोरी, रस्सी और कपड़ा भी बनाए जाते हैं। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो ये जो है किसाजी कहलाता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू किसाजी कहलाता है। और जो बलूचिस्तान में घुमंतू लोग को खाना बदोश कहा जाता है, इनके तंबू को किसाजी कहते हैं। और खाना बदोश लोग स्थायी निवास नहीं रखते और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है चेन्ना। चेन्ना बांग्लादेश नहीं, देखिए चेन्ना जो है दोस्तों ये इसका संबंध स्थानांतरित कृषि मैक्सिको से हो जाएगा। चेन्ना कहाँ, मैक्सिको, गलत हो गया। मिल्पा की बात करें तो ये जिम्बाब्वे नहीं, मिल्पा की बात करें तो मिल्पा बेसिकली जो है मैक्सिको के आसपास के क्षेत्र है, यानी मध्य अमेरिका इसको हम लोग कह सकते हैं, मध्य अमेरिका। तो दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। लदांग जो है मलेशिया, ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मलेशिया और जावा में इसे लदांग कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि है ये एक प्रकार का, ठीक है। उस राज्य की पहचान करें जिसमें धान की तीनों किस्में असम, बोडो, ऐसे यहाँ पे हम इसका सीधे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है औस, अमन और बोरो। औस, अमन और बोरो जो है ये धान की 3 फसलें हैं। ये मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सुनिश्चित सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता। तो अगर हम देखें तो सस्ते मजदूरों की उपलब्धता जो है ये हरित क्रांति के सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत में 1960 के दशक में किया गया था और इसमें जो है वो एच हाई यील्ड वैरायटी किस्म के जो बीज का इसमें इस्तेमाल किया गया था। यह विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में ये सफल रहा था, ठीक है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट स्थलाकृति कहाँ बनती है? तो ये जो है तो भूमिगत जल के द्वारा स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृति बनती है। ये संरचनाएं मुख्यतः चूना पत्थर की गुफाओं में बनती है। जब चूना मिश्रित जल छत से टपकता है तो ऊपर की ओर स्टेलाइट और नीचे की ओर स्टेलेमाइट बनता है, ठीक है। खोजकर्ता और उनके जन्म स्थान को मिलाइए, ठीक है। देखते क्रिस्टोफर कोलंबस, जेम्स कार्टियर और क्या है सर फ्रांसिस ड्रेक, यहाँ पर देखते हैं। और क्या है मैगलेगन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये कहाँ का था? तो कोलंबस जो है ये इटली का था, ठीक है। जेम्स कार्टियर की बात करें तो जेम्स कार्टियर जो है ये फ्रांस का था। आगे है सर फ्रांसिस ड्रेक। तो सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम का था। और मैगलेगन की बात करें तो मैगलेगन जो है ये पुर्तगाल का था, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको मिला लीजिए। कैसे मिलाइएगा? इसमें जो है सी का यूके देखिए, यानी सी का 2 होना चाहिए ना, तो सी का 2 यहाँ है, बस यही ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि थार्डिंग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो थार्डिंग्यूट महोत्सव है ये म्यांमार में 3 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
थाडिंग्यूट महोत्सव म्यांमार का प्रसिद्ध प्रकाश उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। ये बौद्ध धर्म के वर्षावास की समाप्ति पर मनाया जाता है। इसके दौरान लोग घरों में दीपक और लाइटें को जलाते हैं और ये उत्सव सामाजिक मेल मिलाप और धार्मिक परंपरा का प्रतीक है। लगातार नई परतें जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो समुद्र जल का फैलाव हो जाएगा हमारा सही जवाब। समुद्र जल का जो फैलाव है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो थ्योरी है ये हैरी हैस ने प्रतिपादन किया था और मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं में मैग्मा निकलकर नई महासागरीय प्रॉपर्टी बनाता है। इससे समुद्र जल में लगातार नई परतें बनती रहती है यानी जुड़ती रहती है और यह प्रक्रिया प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में टोटल सचिन सर के बुक में टोटल 111 क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अभी रहेगा आगे की वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल को देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। जय हिंद।